हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम ए होस्ट अर्जुन सिंह। आज हमारी इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी 50 टॉपिक्स, 50 मोस्ट फेवरेबल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इकोनॉमिक्स में हमेशा पूछे जाते हैं, और चांसेस हैं कि सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। 99% चांसेस आते हैं कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। जो 1% का मैंने मार्जिन रखा है वो मैंने रखा है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, दैट्स वाई। ऑलराइट, तो पहले मैं डिस्कस करूंगा कि क्या टॉपिक्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, देन विल प्रोसीड टू आवर PYQs एंड MCQs। ऑलराइट, देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। जिसे कुछ भी नहीं आता है इकोनॉमिक्स में, ये उनके लिए है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट्स अ स्टडी ऑफ रिसोर्स अलोकेशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सप्लाई डिमांड, मार्केट इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्कार्सिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। देखिए, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ से। फिर टाइप्स ऑफ मार्केट एंड कंपटीशन में विल स्टडी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डुओपोली। फिर नेशनल इनकम और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक सेक्शन आता है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे GDP, GNP, NDP, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड फिस्कल डेफिसिट। मनी एंड बैंकिंग में मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका इकोनॉमिक्स का। देन विल स्टडी SLR, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, फिर पब्लिक डेप्ट। ट्रेड एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक सेक्शन है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एक्सचेंज रेट, डिवैल्यूएशन, WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज में नीति आयोग क्या होता है, क्या क्या काम होता है, प्लानिंग कमेटी कब आई थी, किसको रिप्लेस किया था, GST, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, MSME। और बीच बीच में मैं आपको कुछ हाईलाइट करते जाऊंगा कि हाँ, इसके एब्रिविएशंस इंपॉर्टेंट है, इसके फुल फॉर्म्स, फिर ये आर्टिकल्स, इसमें ये अमेंडमेंट्स आए थे, तो ये दीज आर सम पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड्स जो आपको ध्यान रखने हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। बेसिक थ्योरी फॉर बिगिनर्स, पहले कुछ थ्योरीज करवाऊंगा, फिर उसके बाद PYQs करवाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है होता है, ठीक है। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो देखिए, डेफिनेशन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सबसे पहले ये जानिए इकोनॉमिक्स होता क्या है। इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, businesses and governments allocate scarce resources to satisfy needs and wants. Basically, economics एक ऐसी स्टडी है जिसमें इंडिविजुअल, कंपनी, बिजनेसेस या फिर गवर्नमेंट ऐसे एलोकेट करते हैं अपने इंडिया के रिसोर्सेज को। जैसे हम लोग इंडियंस हैं, इंडिया के रिसोर्सेज में हमें मान लीजिए चाहिए खाना या रहने के लिए घर, तो ये सारी चीजें अपने गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती हैं अलग अलग, और उन सारी स्कीम्स का जो स्टडी होता है, जो एक पूरा हिरार्की बना हुआ है, जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दो टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब आपको पता है, छोटा। मैक्रो का मतलब क्या होता है, देखिए, डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड मार्केट्स। जो छोटे पैमाने पे बिजनेसेस हो रहे हैं, ये उनकी बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। If we talk about macroeconomics, studies the economy as a whole, including inflation, GDP, unemployment, etc. जितनी भी सारी चीजें आती हैं वो आती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखो, डिमांड एंड सप्लाई एक पहला टर्म है, बहुत सिंपल सा टर्म है, आपको ये समझना जरूरी है। डिमांड एंड सप्लाई इज द की फॉर इकोनॉमिक्स। क्यों? डिमांड क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और अ सर्विस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइसेस। डिमांड, ठीक है। आपको मान लीजिए कुछ खरीदना है, तो वो डिमांड है, आप डिमांड कर रहे हो, तो मार्केट सप्लायर आपको सप्लाई करेगा। सप्लाई, द क्वांटिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। सप्लाई मतलब मैं सप्लायर हूं, आप खरीदार हो, ऐसा। इन्फ्लेशन क्या होता है? जो एक एवरेज इंक्रीज होता है रुपए में, प्राइसेस में। कोई सामान आपको 90 रुपए में मिल रहा था आज से 5 साल पहले, अब उसका प्राइस हो गया 5 साल बाद 135 रुपए, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। ओवर टाइम होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है।
डिफ्लेशन होता है डिक्रीज, इन्फ्लेशन मतलब आय फॉर इंक्रीज, डिफ्लेशन मतलब डिक्रीज। ओवरऑल जनरल प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। जीडीपी एक टर्म है, जीडीपी आजकल लोग इसको यूज करना बहुत ज्यादा सीख गए हैं। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है जीडीपी, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन होते हैं किसी भी कंट्री में, उससे हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम, टोटल इनकम अर्नड बाय अ कंट्रीज पीपल। जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, ठीक है, 100 लोगों की तनख्वाह है 100 रुपए। किसी का मंथली सैलरी है, किसी का रेंट आ रहा है, कोई मजदूर है, 100 रुपए, सबका 100 रुपए, तो 100 इंटू 100 दैट विल बी द नेशनल इनकम। तो वही है टोटल इनकम अर्नड बाय कंट्रीज, किसी कंट्री के लोगों के द्वारा टोटल इनकम जो कमाया जाता है, दैट इज नेशनल इनकम। मॉनिटरी पॉलिसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, अभी आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा तो उसमें भी है। मैनेज्ड, कौन मैनेज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ सीन, स्प्लेंडर लेने जाओगे आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं हो पाया, ठीक है। मनी सप्लाई, लोग पूछते हैं मुझसे ना, बोलते हैं कि अरे भैया गरीब देश क्यों है, पैसे प्रिंट कर लो। आप पैसे प्रिंट करोगे तो 1 रुपए का वैल्यू भाई 100 रुपए का वैल्यू 1 रुपए हो जाएगा पैसे प्रिंट करने से, ठीक है। इट्स अ साइकिल। फिस्कल पॉलिसी क्या है? मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री थ्रू टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिस्कल पॉलिसी कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इसको देखती है। कैसे? टैक्स से और गवर्नमेंट के खर्चों से। इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, बहुत हम लोग बेसिकली इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग। इकोनॉमिक्स इज अ वर्ल्ड वाइड स्टडी। इंडियन इकोनॉमी इज आर फील्ड, हमें यहां महारत हासिल करनी है। देखो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, 5 ईयर प्लान, ठीक है, बताया रखा है पहले भी। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज। टर्शियरी सेक्टर में बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। बैंकिंग सिस्टम क्या है? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, पता है आप सभी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका सेंट्रल बैंक है इंडिया का। सीबीआई मत बोलना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक्स क्या है? एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी एक्सेट्रा, जितने भी बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक, सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ये अंडर में आती हैं आरबीआई के। एसबीआई को जवाब देना पड़ता है आरबीआई को। बजट टर्म्स देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर। खर्चा 100 रुपए हुआ, रेवेन्यू आ रहा 85 रुपए, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट, टोटल बोरोविंग रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कितने रुपए चाहिए, बेसिक ये। कर्ज, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और स्कीम्स देख लीजिए जो आपको पढ़ने हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इन 5 लेक्चर्स में, और ये सवाल यहीं से आएंगे, डोंट वरी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी 1991 रिफॉर्म्स, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेक इन इंडिया, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है मेक इन इंडिया। डिजिटल इंडिया क्या करता है? प्रमोट्स डिजिटल पेमेंट्स एंड सर्विसेज। पीएम किसान योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एड फॉर फार्मर्स। मैग्नरेगा, इट्स गारंटीज 100 डेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, MGNREGA, इसका फुल फॉर्म अभी बताऊंगा, अभी तुरंत क्वेश्चन में। ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है, आरबीआई, फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा इसका। आरबीआई करता क्या है? रेगुलेट्स करता है बैंक से, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइस, जनरल प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज इन्फ्लेशन। करेंसी प्रिंट करता है, पर बिना मतलब के करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता है, स्वीट्स, ये अब आप ध्यान दीजिएगा। SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या करता है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। इसका सब ब्रांच क्या है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NABARD, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल बैंकिंग को सपोर्ट करता है, गांव में, देहातों में आता है बैंक, छोटे छोटे बैंक्स, NABARD। IMF इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इम्पॉसिबल मिशन फोर्स मत बोलते ना, मिशन इम्पॉसिबल वालों। एंड वर्ल्ड बैंक, ये 2 चीजें आपको पढ़नी है, यहां से सवाल आते ही आते हैं। प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू कंट्रीज, एडवाइजर्स हैं बेसिकली। अब आइए पहला सवाल, अगर मैं चलूं, पहला सवाल देखिए सवाल से पहले एक जवाब मैं आपको देना चाहता हूं कि PDF मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा इसका,
PDF क्यों नहीं प्रोवाइड करूँगा? देखिए, मैं आपको PDF दे दूंगा, आप फ़ोन में PDF खोलोगे, 1 घंटा 1.5 घंटा आपको लगेगा पहले नोट्स छापने में, और फिर आपको लगेगा कि आपने आज तो बहुत पढ़ाई कर ली, अब आप चिल करोगे, ठीक है? आप दोबारा इकोनॉमिक्स कभी खोलोगे ही नहीं, जो चीज़ें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। आप कोशिश करना कि आप क्लास के साथ ही इंटरैक्ट करते चलो। जैसे मैं आपसे अभी बोलूंगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GDP, आपको पता हो चाहे नहीं पता, आप गेस करना और बोलना, मनी में बोलना, मुंह से बोलना कि हाँ इट्स ऑप्शन ए, ASR, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में रहेगा और आप साइड बाय साइड नोट डाउन करते जाओ। एक रफ नोट बनाना, क्योंकि नोट्स आपको बेचने नहीं है, नोट्स आपके पर्सनल होने चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ आ रहा है या नहीं जो लिख रहे हो, ठीक है? PDF दे दूंगा, आप 2 घंटे नोट्स बनाओगे, उसके बाद कभी दोबारा इकोनॉमिक्स खुलेगी नहीं। दिस इज द हार्श ट्रूथ भाई, इसको फेस करिए इस चीज़ को। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू टॉक अबाउट इट इज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDP। GDP का पूरा नाम क्या है बताइए? ऑप्शन A, B, C और D। ऑफ कोर्स इट इज ऑप्शन A, GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? सकल घरेलू उत्पाद। अब GDP होता क्या है? ठीक है, GDP एक टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है? गुड्स और सर्विसेज के, आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पहले था GST। तो देखिए GDP एक टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है। एक किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में एक साल के अंदर जितने भी मॉनेटरी वैल्यू आई, जितना भी पैसा आया, उसे हम लोग बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन पर अगर मैं की बात करूं, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडिया GDP। अब देखिए मैंने आपको बोला था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, 3 सेक्टर्स आपको पढ़ने हैं इसमें इकोनॉमिक्स में वनडे एग्जाम के लिए। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इट्स टर्शियरी, ऑप्शन C, ठीक है? इसमें कौन कौन से आते हैं? सर्विस सेक्टर होते हैं ये, IT, बैंकिंग, टूरिज्म, ठीक है? कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर टू इंडियाज GDP, IT, टर्शियरी। अब देखिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर मत लिखिएगा, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उस पर भी फोकस करिए। मैंने क्या बोला? टर्शियरी में क्या ज़्यादा आते हैं, कि कहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आता है? IT से, इंफॉर्मेशन टेक, बैंकिंग, टूरिज्म, ठीक है? इसलिए मोदी साहब देखते हो आप टूरिज्म पे कितना फोकस करते हैं, ठीक है? What is meant by inflation? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है बताइए? इन्फ्लेशन क्या लगता है? इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन? मैंने आपको क्या बताया था? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, फॉल इन परचेजिंग लेवल। इट्स ऑप्शन C। इन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज का इंक्रीमेंट, ठीक है? ऑप्शन C विल बी योर राइट आंसर बच्चों। हु कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? भारत में मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? मॉनेटरी पॉलिसी मैंने क्या बताया था आपको, कौन करता है कंट्रोल? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया बताइए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट्स ऑप्शन A, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखिएगा, RBI रेगुलेट्स मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स एंड क्रेडिट्स इन इंडिया। RBI रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है बताइए? व्हाट इज द करंट बेस ईयर फॉर GDP कैलकुलेशन इन इंडिया? करंट बेस ईयर क्या है? GDP कैलकुलेशन कहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब बेस ईयर किसको मानते हैं हम लोग? इट्स 2011 एंड 12, ऑप्शन B विल बी योर राइट आंसर, ठीक है? बेस ईयर मानते हैं, शायद पूछ सकता है ये सवाल, बहुत टेक्निकल टर्म है ये। बेस ईयर लोगों को पता ही नहीं होता कि GDP कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक बेस ईयर लेते हैं, ठीक है? उस पर ध्यान रखिएगा। इट्स ऑप्शन B, 2011-12। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेफिसिट बजट मीन्स? घाटे का बजट का क्या अर्थ है? डेफिसिट बजट, आई टोल्ड यू, अभी जस्ट आपको पता था डेफिसिट बजट का मतलब क्या है। ऑप्शन A, B, C और D बताइए क्या हुआ था? डेफिसिट, घाटा कब होगा? जब आप खर्च करो ज़्यादा और कमाओ कम, ठीक है? जितना आपने 100 रुपये खर्चा, 85 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन A विल बी योर राइट आंसर, स्वीट हार्ट्स, आई मीन ऑप्शन A। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SEBI? SEBI का फंक्शन क्या है? SEBI का फुल फॉर्म क्या है? प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट, मेंशन कर देना कमेंट पे, बता रहा हूँ। SEBI क्या करता है? SEBI बताइए?
देखिए SEBI का मतलब है, फुल फॉर्म लिख लीजिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? इंडिया के स्टॉक मार्केट को। ठीक है, रेगुलेट्स इंडियन स्टॉक मार्केट। क्या बताया था मैंने इसका सब डिविजन? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। What is the minimum percentage of FDI allowed in the insurance sector in India? FDI क्या होता है गुरुजी? बताइए। FDI का फुल फॉर्म बताइए मुझे। Somebody प्रोजेक्टा बता देगी मुझे FDI का फुल फॉर्म। देखिए ऑप्शन C is the right answer, 74%. Indian government increased FDI in insurance from 49% to 74% in 2021. 2021 में 49% से 74% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन C। Which institution issues Indian currency notes? इंडिया की करेंसी का नोट कौन इशू करता है बताइए? Of course, ऑप्शन A will be your right answer. ये बताने की भी जरूरत नहीं है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे करेंसी नोट्स को करता है। ठीक है, एक नोट को छोड़ के। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल लगा था, ये फैक्ट मुझे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। एक नोट को, 1 रुपए के नोट को छोड़ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे नोट्स प्रिंट करता है। 1 रुपए का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करती है। याद रखिएगा इस चीज को। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। और ये जो मैंने फैक्ट बोला इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज? रूरल और अर्बन का मतलब पता है ना? रूरल मतलब गाँव वाँव, अपना घर, जहाँ मैं रिटायर होकर घर बनाऊंगा क्या, वहीं रहूंगा झोपड़ी में मस्त। MGNREGA। MGNREGA का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी, MG का मतलब महात्मा गांधी, NRE का मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, GA का मतलब गारंटी एक्ट। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की गारंटी देता है 100 दिनों के लिए। ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। What type of economy does India have? इंडिया के पास, चलिए ये बढ़िया सवाल है, इंडिया के पास कौन सी इकोनॉमी है बताइए? कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, कम्युनिस्ट है? इट्स मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया मिक्स इकोनॉमी फॉलो करता है, जिसमें मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन C विल बी योर राइट आंसर। What is the primary objective of Make in India initiative? Make in India का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव बोल रहा हूं मैं। ऑल ऑफ द अबव। देखिए, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट करता है, उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देना, प्रमोट FDI को प्रोत्साहित करना, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाना। तो ये तीनों सेक्शंस मेक इन इंडिया के अंडर में आता है। तो ऑप्शन D विल बी योर राइट आंसर। उपरोक्त सभी Which tax was replaced by GST in India? ये बढ़िया क्वेश्चन है। पहले GST के पहले क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के पहले क्या था बताइए? इट वॉज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स था पहले। ठीक है, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सबको हटा के एक टैक्स अब लगता है GST। ठीक है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बताइए, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोरोविंग, डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखिए, यहां से आप कोई भी बढ़िया स्टूडेंट रहेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, जो पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, वो क्या करेगा कि ऑप्शन A, B, C या D। ठीक है, अब मैंने आपको आंसर बता दिया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, मान लीजिए मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट टैक्स इसका आंसर है। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है GST, कस्टम और एक्साइज। कोई भी बढ़िया स्टूडेंट रहता है जिनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्या क्यों होते हैं उनके चांस जानते हो? वो ऑप्शन B छोड़ देगा, ऑप्शन B तो हाँ टिक कर देगा। डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ेगा 2-3 लाइन, बोरोविंग्स भी पढ़ेगा और डिसइन्वेस्टमेंट भी पढ़ेगा। मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं तुम लोगों को, पर तुम लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता बढ़िया, समझे? इस तरीके से पढ़ा करिए हमेशा। व्हाट डज रेपो रेट मीन्स? चलिए, बढ़िया सवाल है। रेपो दर का अर्थ क्या है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी आता है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है बताइए? देखिए, रेपो रेट वो होता है जो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस रेट पे बैंक को लोन देता है। ठीक है, रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है, RBI शॉर्ट टर्म लोन्स देती है कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, वो होता है रेपो रेट। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, रेपो रेट यही होता है। ऑप्शन A विल बी योर राइट आंसर।
जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स को अपने वो करे, ठीक है, जिस रेट पे दे, वो होता है रेपो रेट, आरआर। व्हाट इज द टर्म फॉर द राइज इन एम्प्लॉयमेंट विद इकोनॉमिक ग्रोथ? आर्थिक विकास के साथ बेरोजगारी में वृद्धि को क्या कहा जाता है? बढ़िया टर्म है ये, बताइए बताइए। आर्थिक विकास के साथ बेरोजगारी में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। इट्स जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट भी है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, ठीक है। नौकरी रहित विकास। देखो कब होता है ये? जब जीडीपी बढ़ रहा है पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। जीडीपी बढ़ रही है भैया, आपके मतलब आप सोच के देखिए कि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, आपको हर साल पैसा मिल रहा है, पर आप देख रहे हो कि नौकरी लोगों की लग नहीं रही है, तो पैसा कहां से आ रहा है? मतलब कहीं ना कहीं वो बिजनेस में जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। विच इंडियन एजेंसी कैलकुलेट्स जीडीपी? जीडीपी का कैलकुलेशन कौन करता है बताइए, ये बढ़िया है। नीति आयोग, आरबीआई, सीएसओ, एसईबीआई। इट्स सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS ऑफिस। देखो सीएसओ किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MSPI इसका फुल फॉर्म है, एब्रिविएशन है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये क्या कैलकुलेट करता है? जीडीपी। याद रखिएगा इस चीज को। इंडियन एजेंसी दैट कैलकुलेट्स जीडीपी इज सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हु रिप्रेजेंट्स द यूनियन बजट इन इंडिया? बताइए यूनियन बजट कौन? ऑफ कोर्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन है अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर? व्हाट डज नीति इन नीति आयोग स्टैंड्स फॉर? नीति का फुल फॉर्म बताइए। नीति आयोग में जो नीति है उनका फुल फॉर्म। ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन से एक्ट्स इसमें है ये भी देख लीजिएगा एक बार। व्हाट इज CRR एंड बैंकिंग? CRR क्या होता है बच्चों बैंकिंग में? CRR एक टर्म है जिसका नाम फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। CRR क्या होता क्या है? परसेंटेज, देखिए, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट बैंक्स मस्ट कीप विथ RBI एज कैश, ठीक है। कुछ परसेंटेज होता है एक टोटल डिपॉजिट, जो जैसे बैंक में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज RBI तय करती है कि आपको एज ए कैश रखना ही है। मान लीजिए आपने जमा किया 10 लाख रुपए और कैश नहीं है और आपको निकालना पड़ गया, तो वो बैंक कहाँ से देगा? तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSME? MSME का फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म ऑफ MSME, इट इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फुल फॉर्म पता पड़ गया। MSME करता क्या है? MSME क्या करता है? देखिए फुल फॉर्म में ही है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। छोटे बिजनेसेस को क्लासिफाई करता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में, ठीक है। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। 10 करोड़ के बिजनेस का अलग, 100 करोड़ का अलग, 1000 करोड़ का अलग, ठीक है। ये प्रमोट करता है छोटे बिजनेस को, ठीक है। बेसिकली ये हेल्पिंग नेचर होता है बहुत, ठीक। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। विच इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है बताइए। इट्स इंडियन रेलवेज। The job that you are preparing for right now is Indian Railways, ठीक है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द पब्लिक सेक्टर इन, लार्जेस्ट PSU बोल सकते हैं आप इंडिया में, इट्स इंडियन रेलवेज, ठीक है। 1.3 मिलियन एम्प्लॉयज का रेशियो है, याद रखिएगा इस चीज को, 1.3 मिलियन। ऑप्शन ए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड? NABARDA। नाबार्ड का मेन फंक्शन क्या है बताइए। मेन फंक्शन है डेवलप करना रूरल और एग्रीकल्चर फाइनेंसेस। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड्स बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट किसको? पिछड़े जगहों को, ठीक है। जो पिछड़े एरियाज हैं वहां फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन एग्रीकल्चर? कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी आम है? इट्स ऑप्शन सी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? देखिए,
डिस्गाइज, जहाँ पे मान लीजिए एक सवाल सुना है, एक आदमी एक गड्ढा 10 दिन में खोद रहा है, तो 10 आदमी 10 गड्ढे, एक गड्ढा कितने दिन में खोदेंगे? तो वो होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे एक आदमी काम कर सकता है वहाँ पे 10 आदमी को क्यों रखना है, बेसिकली ये हो, ठीक है। वन मोर पीपल वर्क इन अ जॉब देन रिक्वायर्ड, जब किसी जॉब में ज़्यादा लोग काम करें जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल पी इन इकोनॉमिक्स? परचेजिंग पावर पैरिटी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी, क्रय शक्ति समता। अब देखिए इसका होता क्या है, ये काम करता क्या है? इट इज़ अ मेथड टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज। इंडिया में जैक डैनियल्स मिलती है 2700 रुपये की, यूएस में मिलती है 4200 की। जैक डैनियल्स इज अ स्कॉच, टेनेसी विस्की, स्कॉच नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर एंड पैरिटी। इट इज अ मेथड टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज। चलिए, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंडस्ट्री? फॉरेन, बताइए, मैंने बताया था आपको, आईटी एंड सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर। द आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, ये इंडिया का बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट मतलब लाना और एक्सपोर्ट करना भेजना, याद रखिएगा। इंडिया का बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सेक्टर जो होता है। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? सीपीआई का फुल फॉर्म लिख लीजिए। इन इंडिया बेस ईयर क्या है? इट्स 2012, ठीक है। इन्फ्लेशन ट्रैफिकिंग को ट्रैक करने के लिए 2012 को बेस ईयर माना गया है। इन्फ्लेशन ट्रैकिंग 2012 विल बी द राइट आंसर। विच टैक्स इज लिवाइड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स? बढ़िया है, ठीक सवाल है, बेसिक सवाल है, ये नहीं आएगा। इट्स ऑप्शन, कस्टम लगता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे। आप यूएस से मस्टैंग, फॉर्ड मस्टैंग इम्पोर्ट करवाऊंगा जिस दिन, तो उस दिन मुझे 100% टैक्स देना होगा उस कार का। 70 लाख की गाड़ी है तो 70 लाख टैक्स भरूंगा, तो वो गाड़ी मुझे पड़ जाती है 1,40,00,000 की, ठीक है। इट्स कस्टम ड्यूटी। इट इज चार्ज ऑन इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स इन इंडिया, याद रखिएगा, कस्टम्स लगते हैं। कस्टम ही चुरा के तो लोग कस्टम ही चुराते हैं ना, ये नेवी, जो नेवीज होती है जो इसमें करप्शन करता है, तो क्या करते हैं, किसी का करप्शन, कस्टम ड्यूटी नहीं भर के। कस्टम ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जाओगे तो वहाँ पे मिलेगा कस्टम ऑफ चीज़ें, तो वहाँ कस्टम ड्यूटी ने सस्ते में मिल जाती है। 1 लीटर की बॉटल जॉनी वॉकर की 1000 रुपये में। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिसी दैट एम्स एट प्राइवेटाइजिंग गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस? क्या बताया था मैंने, बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिसी? सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसाय के निजीकरण का नीति को क्या कहा जाता है? इट्स डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक्स इन पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट का जो स्टेक है उसको पीएसयू में बेच दिए, ठीक। ऑप्शन सी। व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली इन इकोनॉमिक्स क्या होता है मोनोपोली, बताइए। मोनोपोली का मतलब होता है कि कोई भी एक आदमी मार्केट को डोमिनेट करे, ठीक है। इट्स मोनोपोली। जैसे अलग पांडे सर एजुकेशन मार्केट को डोमिनेट करके रखता है, ही इज द किंग ऑफ एजुकेशन मार्केट, ठीक है। तो अ मार्केट विद ओनली वन सेलर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। मोनोपोली कब एग्जिस्ट करता है? जब मार्केट में बस एक सेलर हो, लाइक इंडियन रेलवेज, प्राइवेटाइजेशन के पहले की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान? आत्मनिर्भर भारत अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन ए, बी, सी और डी की अगर मैं बात करूं तो ऑल ऑफ द अबव होगा। आत्मनिर्भर भारत प्रमोट करता है सेल्फ सफिशिएंसी को, लोकल इंडस्ट्रीज को, और रिड्यूस करता है फॉरेन डिपेंडेंस। आत्मनिर्भर का मतलब ही क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। व्हाट इज डिफ्लेशन? क्या बताता? डिक्रीज इन प्राइस लेवल्स, मूल्य स्तर में गिरावट, ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, लीडिंग टू, देखिए व्हेन द जनरल प्राइसेस लेवल फॉल, जब, एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूँ, जब जनरल प्राइस जो भी तय वो है, मूल है, अगर वो नीचे गिरता है तो वो क्या करता है, कंज्यूमर उस पर कम खर्चते हैं, इसलिए डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। हु रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट? क्या बताया था मैंने? SEBI। SEBI का फुल फॉर्म क्या था? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो GST का फुल फॉर्म क्या है?
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ऑप्शन बी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी क्या है बॉयज? व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विद फॉरेन कंट्रीज। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ठीक। बीओपी क्या करता क्या है बेसिकली? देखिए, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई जो भी होते हैं बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया और जो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बीओपी ये होता है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे उसका रिकॉर्ड रखना, बेसिक, ठीक। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसी को हम लोग बोलते हैं। बैलेंस शीट बनता है ना इकोनॉमिक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सोचिए। इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है डायरेक्टली लगता है इनकम पे, ठीक है। जो भी आपकी इनकम है या टर्नओवर है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जीएसटी, कस्टम, टैक्स के बाद भी टैक्स, आपकी सैलरी पे भी टैक्स लगता है, आप खरीद रहे हो उस पर भी टैक्स आपको भरना है। आप समझ रहे हो किस तरीके की हम लोग कंट्री में रह रहे हैं। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। डंपिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स में? व्हाट इज डंपिंग इन इकोनॉमिक्स? देखिए, डंपिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जहां पे कंट्री एक्सपोर्ट करता है बाहर से सामान बहुत कम प्राइसेस पर, डोमिनेट करता है फॉरेन मार्केट्स को, ठीक है। बेसिकली डंपिंग ये होती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन मार्केट एट अ लोअर प्राइस दैन इन द डोमेस्टिक मार्केट। समझ गया? याद रखिएगा इस चीज को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF? इंडियन मॉनेटरी फंड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। IMF करता क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है एंड मॉनिटर्स द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड मॉनिटर्स द ग्लोबल इकोनॉमी। व्हाट इज द ऑप्शन ए, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? RBI का रोल क्या था बताइए? मैंने बताया था आपको, करेंसी इशू करना, नोट छापना, कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसीज को, ठीक है। RBI का बेसिक काम क्या है? मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, रेपो रेट एंड प्रिंटिंग करेंसी इन इंडिया, ठीक। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। ग्रीन रेवोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था बताइए? ये सवाल मुझे MS स्वामीनाथन जी ने। क्या किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा। क्यों, कैसे हुआ था? HYV सीड यूज करके, इरिगेशन, फर्टिलाइजर यूज करके, ठीक है। दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके वजह से आज इंडिया जो भी है ना, आज इसीलिए बना हुआ है। FDI का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, ये सवाल देखिए, पेन और पेपर ले लीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI? FDI का पूरा नाम क्या है? FDI होता क्या है, किसी को पता है? देखो, FDI की अगर मैं बात करूं तो FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI होता क्या है बेसिकली? देखिए, FDI का मतलब होता है फॉरेन कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं डायरेक्टली बिजनेसेस में या फिर इंडस्ट्री में दूसरे कंट्री के। जैसे US है, मान लीजिए US है, इंडिया के लिए US फॉरेन कंट्री है, तो उसने हमारे बिजनेस में, हमारे कंट्री में आके बिजनेस में इन्वेस्ट किया या फिर हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में इन्वेस्ट किया, तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। FDI का फुल फॉर्म ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर क्या है? कल मैंने आपको समझाया था मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्शन A, B, C और D। देखिए, ऑप्शन C होगा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ काम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। जितने मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही क्या है? मिक्स का मतलब क्या? दोनों साथ में, ठीक है। प्राइवेट बिजनेस और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ऑपरेट टुगेदर, ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ऑप्शन C विल बी योर राइट आंसर। व्हाट डज रेपो रेट रेफर टू? रेपो रेट का मतलब क्या है? कल आपको समझाया था रेपो रेट के बारे में। व्हाट इज द रेपो रेट बताइए? रेपो रेट का जवाब दीजिए। पता है किसी को रेपो रेट? कल बताया था यार। देखो, रेपो रेट क्या होता है कि RBI जिस रेट पे किसी बैंक को लोन देती है, जो इंटरेस्ट के साथ RBI शॉर्ट टर्म मनी देती है बैंक्स को, RBI इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके नीचे सारे बैंक्स आते हैं, तो उस रेट पे, जिस दर पे जो इंटरेस्ट वो देती है, उसे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए, नॉट बी, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का मेन फंक्शन क्या है बताइए?
टू मेक इकोनॉमिक पॉलिसी, नीति आयोग इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है। कल मैंने नीति का फुल फॉर्म बताया था, NIT आएगा। बताइए नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पढ़ा है कल का क्लास तो इसके बाद पढ़ लेना। नीति आयोग, देखिए प्लानिंग कमीशन पहले 2015 में थी हमारे यहाँ, प्लानिंग कमीशन 2015 में थी, तो नीति आयोग ने 2015 में उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और फिर पॉलिसी मेकिंग और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्मिटी पे फोकस करने लगे नीति आयोग, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, टू मेक इकोनॉमिक पॉलिसीज। नीति आयोग का काम क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना। और 2015 में प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिस्कल डिफिसिट क्या है? व्हाट इज फिस्कल डिफिसिट? ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। देखो, जब गवर्नमेंट अपनी इंडिया की गवर्नमेंट मान लीजिए खर्च ज्यादा कर रही है पर रेवेन्यू कम आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विच इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री इन इंडिया? सनराइज इंडस्ट्री क्या है? कल भी इसके बारे में चर्चा हुई थी, पर लाइव है, हाँ लाइव है। सनराइज इंडस्ट्री, व्हाट इज सनराइज इंडस्ट्री इन इंडिया? क्या बोलते हैं? IT इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। IT इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री? बताइए। कल मैंने मेंशन किया था कि सनराइज इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं IT इंडस्ट्री को, पता है किसी को? IT इंडस्ट्री से क्या जनरेट होता है सबसे ज्यादा? रेवेन्यू। व्हाट इज कैपिटलिज्म? पूंजीवाद क्या है? कैपिटलिज्म की बात हो रही है। ये सवाल आए हैं RRB ALP में। देखिए, कैपिटलिज्म की अगर मैं बात करूं तो इट इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेसेस, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म। पर इसका मतलब क्या होता है? देखो, कैपिटलिज्म एक वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे बिजनेस ओन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल से, जैसे आप कर लिया, मैंने कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलिज्म, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्रोडक्शन, ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं तो वो कैपिटलिज्म नहीं है, होगा व्यवसायों का निजी स्वामित्व, ठीक है। कैपिटलिज्म मतलब इंडिविजुअल बिजनेस, याद रखिएगा इस चीज को। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम एज टू ओपन द बैंक अकाउंट? ऑप्शन ए है 10 साल। 10 साल में आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है। RBI अलाउज माइनर्स टू ओपन एंड ऑपरेट सेविंग्स अकाउंट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है? बताइए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्पादन का साधन इज द राइट आंसर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? बढ़िया सवाल है, ये बताइए क्या है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? बताइए कौन पब्लिश करता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? सवाल है, पूछ रहा हूं आपसे, नहीं बताओगे आगे ही नहीं बढ़ूंगा। बंद करके जा रहा हूं लाइव, बाय। ऑप्शन बी, डी, ए। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आपको ये बात पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी होगा ना, ये थोड़ी होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री, देखो सुनो, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो यूनियन बजट के पहले आता है, ठीक है। इंडिया के इकोनॉमिक प्रोग्रेस का वो रिव्यू देता है और वो आता है अंडर फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको पब्लिश करती है। पब्लिश करने की बात हो रही है, याद रखिएगा इसको। रट्टा मत मारो, समझ जाओगे, 2 3 4 बार एक ही चीज पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार ही पढ़ के अगर आप सोचोगे कि याद हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है यार। आपको अपना खुद का नाम याद करने में 3 साल 4 साल लगे होंगे। मेरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल पी इन इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र में ट्रिपल पी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बताइए, कल मैंने बताया था इसको। परचेजिंग पावर एंड पैरिटी। ट्रिपल पी कंपेयर्स द बाइंग पावर ऑफ करेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज बाय कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स। कल बताया था इसको। ट्रिपल पी का मतलब होता है परचेजिंग पावर एंड पैरिटी, ठीक है। एब्रिविएशन में काउंट होगा ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी जो आती है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, बताइए। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कल मैंने बताया था इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन जनरल प्राइसिंग, ये होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है, डिक्रीज इन जनरल प्राइसिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाती है कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है, बहुत अंधा पैसा सब छाप दें, तो क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? नहीं, गरीबी थोड़ी खत्म हो जाएगी, इंडियन रुपी का वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबके पास जब डिमांड एंड सप्लाई होता है ना, कंट्रोल सप्लाई क्यों होता है कि जैसे पैसे हम लोगों ने भर दिए, ठीक है, पैसे हम लोगों ने भर दिए, अब मान लीजिए आपके पास भी सब पूरी जनता के पास 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का वैल्यू थोड़ी होगा। अब सारे लोगों के पास मस्टैंग है तो मस्टैंग की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। तो यही होता है कंट्रोल, डिमांड एंड सप्लाई, कंट्रोल सप्लाई, याद रखिएगा इस चीज को। विच टैक्स वॉज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 63, बताइए। Excise duty, VAT, service tax, all of, or sub, all option D is the right answer. All of the above. GST replaced multiple indirect taxes. जितने भी indirect tax थे उसको हटा दिया था, including VAT, excise duty, service tax to simplify. क्या simplify करने के लिए? Taxation. Option D is the right answer. What does CRR stand for in banking? CRR का मतलब बताइए। सिद्धार्थ, हॉर्स, मस्टैंग, राइट। CRR बताइए। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। देखो CRR एक परसेंटेज होता है, कोई भी बैंक है, आरबीआई बोलती है कि आपके कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, आपके फिक्स परसेंटेज ऑफ मनी आपके बैंक में अवेलेबल होना चाहिए एज अ कैश, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का रोल क्या है, बताइए। इसका रोल है टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। WTO ये इंश्योर करता है कि फ्री और फेयर ट्रेड हो बिटवीन कंट्रीज, कंट्रियों के बीच में, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग क्या क्या कम करता है, ट्रेड बैरियर्स, ट्रेडिंग बैरियर्स कम करता है, ठीक है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। फ्री एंड फेयर ट्रेड होता है, इसका ये होता है मतलब मोटो ये रहता है कि फ्री और फेयर ट्रेड हो बिटवीन कंट्रीज। Which sector is the largest contributor to India's GDP? It's a very good question. इंडिया के GDP में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, बताइए। इट्स ऑप्शन सी, सर्विसेज। देखो सर्विस सेक्टर जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 50 to 55% टू इंडिया के GDP, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, IT, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, टूरिज्म, ठीक है, एक्सेट्रा। चार ही आता है मुझे तो एक्सेट्रा बोल दिया मैंने, सर्विसेज। व्हाट डज स्टैगफ्लेशन मीन्स, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ लिया, बताओ स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? मुद्रास्फीति ठहराव का क्या अर्थ है? स्टैगफ्लेशन मीन्स हाई इन्फ्लेशन विद इकोनॉमिक स्लोडाउन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन बढ़ेगा पर इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो जाती है, ठीक है। प्राइसेस बढ़ रहे हैं पर इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, तो स्टैगफ्लेशन होता है बेसिकली, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, किन्हें मिला था? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये स्टैटिक का है, याद रखिएगा इस चीज को, अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टैटिक का क्वेश्चन है। देखिए अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था नोबेल प्राइज। क्यों मिला था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। ही वर्कड इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फॉर हिज वर्क इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडियाज GDP? कल मैंने बताया था व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडियाज GDP। देखिए 69th की अगर मैं बात करूं तो इट्स ऑप्शन बी, 2011 से 12, ठीक है। द बेस ईयर फॉर
जीडीपी कैलकुलेशन वाज रिवाइज्ड टू 2011 टू 12, ठीक है। फॉर क्यों हुआ था ऐसा? रिफ्लेक्ट करने के लिए मॉडर्न इकोनॉमिक ट्रेंड्स को, ठीक है। ऑप्शन बी 2011-12 बेस ईयर है हमारा, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है बताइए? डायरेक्ट टैक्स इज जीएसटी डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं इसको। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पे किया जाता है, बिजनेस और इंडिविजुअल्स देते हैं, हम लोग और बिजनेसेस वाले डायरेक्ट टैक्स देते हैं। बाकी जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। आप सामान खरीदोगे तो आप जीएसटी देते हो दुकानदार को। व्हाट डज डिस इन्वेस्टमेंट मीन? डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयूज, ठीक है। इट्स कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट। अब देखो, ये गवर्नमेंट सेलिंग स्टेक होता है कि मतलब पीएसयू ने गवर्नमेंट सेल कर दिया, पीएसयू ने गवर्नमेंट के स्टेक सेल कर दिया, आई मीन, ठीक है। गवर्नमेंट अपने जो भी स्टेक्स हैं वो पीएसयू को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सेल कर दे, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एसईबीआई? सेबी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सेबी करता है रेगुलेट, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, शेयर बाजार को नियंत्रित करना। सेबी का फुल फॉर्म भी कल बताया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो बेसिकली इसका काम क्या है? रेगुलेट करना स्टॉक मार्केट को और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, ये भी इसका काम है बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा नहीं तो। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का? इट इंक्रीजेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना बेसिकली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेक इन इंडिया लॉन्च कब हुआ था? 2014, याद रखिएगा। ये लॉन्च हुआ था इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बूस्ट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। ऑफकोर्स अगर घर में काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स इंडियाज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? कल मैंने आपको बताया था। नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ कैलकुलेट करता है, ठीक है, नेशनल इनकम। विच टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया? कौन सा टैक्स लगता है इसमें? जीएसटी। ऑप्शन सी जीएसटी लगता है। व्हाट इज द करंट जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया? करंट जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है? ये बढ़िया सवाल है, बताइए। करंट जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का? करंट जीएसटी स्ट्रक्चर, कम ऑन बॉयज। करंट जीएसटी डुअल टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, दोहरी कर संरचना। जीएसटी देखो दो तरह के जीएसटी में डिवाइडेड है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी होता है स्टेट जीएसटी, इफेक्टिव टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है ये, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट्स इन इंडिया? करेंसी नोट्स कौन प्रिंट करता है? ऑफकोर्स ऑप्शन बी यार, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1 रुपए का नोट बस छोड़ के 1 रुपए का नोट कौन प्रिंट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1 रुपए के नोट को छोड़ के सारे नोट्स आरबीआई प्रिंट करता है और 1 रुपए का नोट प्रिंट करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, याद रखिएगा इस चीज को। व्हाट डज डिफ्लेशन मीन? बहुत ही कंटिन्यूअस फॉल इन प्राइस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिफ्लेशन है लगातार कीमतों में गिरावट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NABARDA? नबार्ड। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कल बताया था मैंने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा इसका। फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछते हैं ये। नबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था बच्चों? 1982 में। क्यों? फाइनेंस रूरल जो एरियाज हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, गांव वाले इलाके हैं, तो वो 1982 में स्टैब्लिश हुआ था उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था इसलिए। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन टैक्स? ग्रीन टैक्स क्या होता है? एनीबॉडी? द टैक्स, जो भी टैक्स पॉल्यूशन कॉजिंग व्हीकल्स पे लगे उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन टैक्स, ठीक है। ग्रीन टैक्स लगता है तो ये इसलिए लगाया जाता है ना, टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाय ओल्ड एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, ठीक है। जो पुराने व्हीकल है उन पे अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, कोई बोलेगा सरकार की नीति है पैसा खींचने की। इस बार गर्मी आने तो समझ में आएगा सरकार की नीतियाँ सही है।
विच ईयर वॉज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? कब आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बताइए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आएगा? कब आया था, आई मीन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ताशु says 1951, of course option B is the right answer. 1951 is the right answer. देखिए, इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, आया था ऑप्शन बी 1951 में। इन्फ्लेशन क्या है बता दिया आपको। इन्फ्लेशन, अच्छा नहीं नहीं, टेक्निकल है थोड़ा, बताइए व्हाट इज इन्फ्लेशन। ऑप्शंस के हिसाब से बताइएगा, व्हाट इज इन्फ्लेशन। व्हाट डू यू कॉल इन्फ्लेशन? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव क्यों बोल रहे हो? देखो, इंक्रीज इन प्रोडक्शन नहीं, राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स बिल्कुल, डिक्रीज इन परचेजिंग पावर बिल्कुल। ऑप्शन डी होगा, बी एंड सी बोथ। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन ये होता है, इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बोथ बी एंड सी। What is the primary age of Jan Dhan Yojana? What is the primary aim of Jan Dhan Yojana? बताइए, प्राइमरी एम क्या है जन धन योजना का? देखिए, जन धन योजना PMJDY 2014 में लॉन्च हुआ था। It was launched to increase financial inclusion by providing bank accounts to all citizen, ठीक है। अब किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो वो थोड़ा विलुप्त सा हो जाएगा अपने देश में, ठीक। तो इसलिए PMJDY 2014 में लॉन्च हुआ था, प्रोवाइड बैंकिंग एक्सेस टू ऑल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। इफ इन्फ्लेशन हाई देन परचेजिंग पावर विल डिक्रीज, बिल्कुल। क्लास परचेज किए हो, कौन सा क्लास परचेज किया होगा? मैंने कोई क्लास परचेज नहीं किया। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी? विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी? इट्स RBI, आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी सेटअप ये करता है, मैनेज करता है इन्फ्लेशन को, लिक्विडिटी को, मॉनेटरी पॉलिसी को, पर पब्लिश कौन करता है? ये बढ़िया सवाल है। पब्लिश कौन करता है? देखो, ये बात याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है RBI के पास, ठीक है, पर पब्लिशमेंट कौन करता है इसका? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जिम बैंक? एग्जिम बैंक क्या होता है बताइए? फाइनेंस मिनिस्ट्री, बिल्कुल, पब्लिश करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। एग्जिम बैंक क्या होता है? लोन्स फॉर फॉरेन ट्रेड, टू नॉट टू एक्यूरेट। देखिए, एग्जिम बेसिकली इट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है पहले तो। बेसिकली ये क्या करता है? प्रोवाइड लोन्स फॉर फॉरेन ट्रेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पर करता क्या है ये? इट सपोर्ट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेसेस थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, असिस्ट करता है फाइनेंशियली, कि हाँ आपको लोन चाहिए, कुछ इकोनॉमिकली हेल्प चाहिए, तो एग्जिम हेल्प करता है वहाँ पे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट? रेपो रेट का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स यू ऑल नो दिस। रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू बैंक्स, ठीक है, ऑप्शन बी। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट? CMI, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बताइए। ये बढ़िया है, ये सवाल अच्छा सवाल है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सी। ताशु का इकोनॉमिक्स बढ़िया है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड, देखो, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, यूज फॉर, इट इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जब भी ये टर्म आए, ये बात ध्यान दीजिएगा कि शेयर्स पे, बॉन्ड्स पे, डिबेंचर्स पे ये यूज होता है कैपिटल मार्केट, ठीक है। ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें, ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है बेसिकली ये। व्हाट डज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मीन? अच्छा है सवाल ये।
डेप्रिशिएशन मतलब आपको पता है क्या है? अभी मुझे भी अभी पता चला। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिशिएशन मतलब डिक्रीज करना, ठीक है? डेप्रिशिएशन याद रखिएगा, डिक्रीज इन करेंसी वैल्यू। नाइस वन नॉइस। डेप्रिशिएशन मीन्स डिक्रीज इन करेंसी वैल्यू, ठीक है? मुद्रा मूल्य में गिरावट। मुद्रा से मुझे हमेशा वो मीम याद आ जाता है यार, साउथ अफ्रीका की मुद्रा। देखिए डेप्रिशिएशन कब है? जब वैल्यू करेंसी, किसी भी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है कंपेयर टू अदर करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है? याद रखिएगा इस चीज को। डेप्रिशिएशन आता कब है? जब किसी से कोई कंपैरिजन के लिए बार होगा तब ना। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है, अगर वहां पे अपनी वैल्यू कम हो जाती है तो फिर वहां डेप्रिशिएशन आता है, ठीक है? इसलिए हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएशन हो गया करेंसी का, ठीक है? चलिए, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MGNREGA स्कीम? अच्छा, ये अच्छी स्कीम है, ये बताता हूँ इसके बारे में। इसका किसी को पता आंसर तो बताइए, बाकी मैं बताता हूँ फिर। देखिए, MG कल भी बताया था, इसका काम है प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट टू रूरल वर्कर्स। जो पिछड़े लोग हैं उन्हें, पिछड़े लोग मतलब पिछड़े जगह से लोग। एक बच्चा कल परसों में कमेंट सेक्शन पे ज्ञान दे रहा था कि मिस्टर अर्जुन सिंह, हाउ डेयर यू, आपने पिछड़े लोगों को कैसे बोला था? मैंने बोला भाई, मैं खुद ही इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, आप क्या यहाँ ज्ञान मत पेलो। आज के डेट में आसान काम है ज्ञान पेलना। तो मैगनरेगा का काम है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल वर्कर्स, ठीक है? MGNREGA का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है? 100 दिन का गारंटी वेज प्रोवाइड करता है रूरल पिछड़े लोगों को, ठीक है? चलिए, तो इट्स ऑप्शन बी। व्हाट इज प्राइमरी डेफिशिट? प्राइमरी डेफिशिट क्या है? फिजिकल डेफिशिट हम लोगों ने तो पढ़ लिया। प्राइमरी डेफिशिट क्या है? फिजिकल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है प्राइमरी डेफिशिट। लिखो, प्राइमरी डेफिशिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसका काम यह है कि ये दिखाना कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है, ठीक है? कितना उधार लिया है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट छोड़ के। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिशिट, ठीक है? ऑप्शन ए। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन सेविंग्स बैंक? ऑप्शन ए है। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट क्या है बताइए? ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है? बैंक रेट ये होता है कि RBI देता है पैसा दूसरे बैंक को लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है? बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI लेंड्स फंड्स टू बैंक्स विदाउट कोलैटरल, विदाउट कोलैटरल, याद रखिएगा इस चीज को, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस, ठीक? कूल है, कूल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI? FDI का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, FDI. FDI refers to foreign companies investing directly in another country's businesses or infrastructure, ठीक? Which sector is the largest contributor to India's GDP? अच्छा, ये क्या रिपीट हो रहे हैं शायद सवाल यार। फिजिकल डेफिसिट, ये आ जाइए 96 पे। फिजिकल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर दैन टोटल रेवेन्यू, ऑप्शन ए। देखो, फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? प्राइमरी डेफिसिट बताया, फिजिकल भी जान लीजिए। जब एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो, खर्च ज़्यादा हो रेवेन्यू से, प्रॉफिट से, तो लीडिंग टू बोरोइंग, उधार मांगने लगते हैं फिर, ठीक है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट? यूनियन बजट कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है? याद रखिएगा, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर एंड प्रेजेंट्स द यूनियन बजट एवरीवेयर, द फाइनेंस मिनिस्ट्री। व्हाट डज लिक्विडिटी मीन इन इकोनॉमिक्स? लिक्विडिटी का मतलब क्या है? देखिए, लिक्विडिटी लीड्स टू ease of converting assets into cash. Liquidity is how quickly an asset can be converted into cash without losing its value, ठीक है? आप गए बेचने पर आपको उसकी वैल्यू कम मिली, लिक्विडिटी उसकी कम हो जाएगी, उसका एसेट, उस एसेट का लिक्विडिटी कम हो जाएगा। बेसिक स्टैगफ्लेशन बता दिया था मैंने आपको। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द GST काउंसिल इन इंडिया?
जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया इन इंडिया का प्राइमरी पर्पस क्या है? डिटरमाइन टैक्स रेट्स एंड पॉलिसीज, ऑप्शन ए। To determine tax rates and policies, the GST Council decide tax rates, rules and regulations related to GST in India. ठीक है, देखिए क्या सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन, कौन से सेक्शन का ये सवाल है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये आता है बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में हमारा सवाल क्या आ रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंडर ऑफ रिजॉर्ट इन एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में अंतिम ऋणदाता का कार्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी पढ़िए। प्रोवाइडिंग लोन्स टू सिटीजन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब क्या है? देखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या हेल्प क्या करता है बैंक को? फाइनेंशियल क्राइसिस जब आता है, जब भी हमारे कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, वी आर स्टडिंग इंडियन इकोनॉमी, तो जो भी मैं चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा या जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा वो रिलेट होगा इंडियन इकोनॉमी से ही। ठीक है, तो अगर मैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की बात करूं, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट करता क्या है कि इट हेल्प्स बैंक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, आरबीआई काम करता है, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर का मतलब क्या है? देना। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इमरजेंसी फंड टू बैंक, बैंकों को इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन इंडिया, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा साधन उपयोग करता है? बताइए, ऑप्शन ए बी सी या डी। देखो, सीआरआर के बारे में मैंने आपको बता रखा है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, और एसएलआर होता है स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर ये मॉनेटरी टूल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को और लिक्विडिटी को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यार आप मानो चाहे नहीं मानो, आपको हिंदी में पढ़ा पढ़ा के मेरी हिंदी बहुत सुधर गई है। मुझे हिंदी पढ़ने आ गया बहुत ज़्यादा। यूपीएससी मेंस में मुझे हिंदी के ऐसे में बहुत दिक्कत हुई थी, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, पर आपको पढ़ा पढ़ा के मुझे हिंदी आ गई, और आप मुझसे पढ़ पढ़ के इंग्लिश सीख लो। ठीक है, लैंग्वेज कहीं बैरियर नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को कभी नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में क्या अंतर है? देखो, रेपो रेट आपको पता है, रेपो रेट मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखो, रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंक को पैसा देता है। ठीक है, बैंक, मान लीजिए मैं बैंक हूं, आप आरबीआई हो, आपने मुझे जिस दर पे, जिस परसेंट इंटरेस्ट पे आपने मुझे लोन दिया, वो होता है रेपो रेट। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट होता है कि द रेट एट विच बैंक्स डिपॉजिट मनी टू द आरबीआई। ठीक है, जिस दर से बैंक डिपॉजिट कर रहा है पैसे को आरबीआई को, ये बात आप समझिएगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि रेपो रेट हमेशा हायर होता है। रेपो रेट इंटरेस्ट, आप मुझसे इंटरेस्ट लोगे तो ज्यादा लोगे, और मैं आपसे लूंगा तो कम लूंगा। ठीक है, ये सीन होता है। रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों के बीच का अंतर ये है, समांतर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चों? कल मैंने बताया था आपको, इन्फ्लेशन क्या बढ़ाता है, मतलब इंक्रीज कैसे होता है? देखो, इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है। देखो, एक्सेस मनी सप्लाई लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग प्राइसेस। अगर मान लीजिए मैंने मार्केट में पैसे का सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जब आपके पास पैसे, सबके पास 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू कम जाएगी ना। तो जो गाड़ी 1 करोड़ में मिल रही थी, लैंड रोवर डिफेंडर 1 करोड़ 30 लाख की है, अगर सबके पास 1 करोड़ है तो उसका प्राइसिंग क्या हो जाएगा? 2 करोड़ 30 लाख। ठीक है, मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, पैसों का सप्लाई बढ़ गया, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट डज एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व इंडिकेट, ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या करता है? देखिए, रिसेशन का वार्निंग देता है ये, रिसेशन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता क्या है? देखिए, ये कब आता है? व्हेन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स फॉल बिलो शॉर्ट टर्म रेट्स, सिग्नलिंग अ पॉसिबल रिसेशन। देखिए, जब लंबे समय का इंटरेस्ट रेट
नीचे आ जाता है जब ग्राफ में शॉर्ट टर्म रेट से। इसका ग्राफ होता है यार, इसका ग्राफ मुझे बना के दिखाना चाहिए था आपको, पर ऐसे ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं आपको, मुझे लगा इंपॉर्टेंट इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व डायरेक्टली यही पूछेगा, इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या दिखाता है, बस ऐसा ये पूछ सकता है, ग्राफ नहीं देगा कि ग्राफ कैसा होता है ये वो फलाना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रिसेशन का वार्निंग देता है। रिसेशन क्या होता है? नौकरी ले लेते हैं लोगों की, मंदी बोलते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब हम लोग चलेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टैक्सेशन की तरफ। डेफिसिट फाइनेंसिंग व्हाट इज, क्या होता है? घाटे की पूर्ति क्या होती है? देखिए, गवर्नमेंट प्रिंटिंग न्यू करेंसी, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दोनों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज डन बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी और बोरोइंग टू कवर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट के खर्चों के लिए इनका क्या होता है, सरकार का मन मर्जी है, पैसा का कमी है नया नोट प्रिंट कर दो। हमारे यहाँ क्या है, पैसा का कमी है भैया, घिसिए अपने आप को, काम करिए, पैसा कमाइए। व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग? जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB बोलते हैं इसको, ZBB फुल फॉर्म होता है ZBB, लिख लीजिएगा एब्रिविएशन। ZBB का मतलब होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। इट रिक्वायर्स जस्टिफाइंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम जीरो इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग द प्रीवियस बजट। इसका मतलब क्या है कि आप देखते हो हर साल बजट नया आता है, ठीक है, तो बजट स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच एवरी ईयर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जीरो बेस्ड बजटिंग। विच टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया? क्या लगता है? GST। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? क्या है डिफरेंस? दोनों बता रखा है मैंने, बताइए। इसका जवाब आप दीजिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। देखो, जो नए स्टूडेंट है उन्हें बताता हूँ, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देखो, डायरेक्ट टैक्स, दो तरीके के टैक्स होते हैं हिंदुस्तान में। एक होता है इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, और GST होता है, वैट, GST, ये सब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगता है? जो पैसे आपने कमाए वो डायरेक्ट आपको सरकार को देना है, और GST लगता है जो आप चीजें खरीदते हो, ठीक है, उस पे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है? ऑप्शन ए, टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। जैसे जैसे आपका आयु बढ़ता है वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता है, और वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता है, ठीक है। टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। ऑप्शन ए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब यही है, हायर इनकम वाले ज्यादा टैक्स देंगे, ठीक है, ये सिंपल सा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल इकोनॉमी के तरफ। व्हाट डज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मेजर? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या मेजर करता है? ऑप्शन बी, टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। BOP रिकॉर्ड करता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन कंट्रीज एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? CAD लिख लो फॉर्मूला, फुल फॉर्म CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, ये क्या करता है, जब इंपोर्ट बढ़ जाता है एक्सपोर्ट से। CAD कब आता है? जब एक कंट्री का इंपोर्ट और फॉरेन पेमेंट और इंपोर्ट मतलब लाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, ठीक है। इंपोर्ट बढ़ जाता है, फॉरेन पेमेंट और फॉरेन पेमेंट बढ़ जाता है, तो एक्सीड इट्स एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन अर्निंग्स। आई मीन कि जब भी आपका इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए, या फिर जब भी आपका फॉरेन पेमेंट्स आपके फॉरेन अर्निंग से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे CAD लगता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। What is dumping in international trade? Dumping क्या होता है? Selling goods at a price lower than the domestic market. Dumping, dump करना जानते हो ना? घरेलू बाजार से कम कीमत पर सामान बेचना, ठीक है। डोमेस्टिक प्राइस जो होती है उससे कम रुपए में बेचना। डंपिंग एक ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस है जहां पे कंट्री एक्सपोर्ट करती है अपने सामान को एक बहुत ही कम प्राइस पे मार्केट कैप्चर करने के लिए। जैसे जियो, अंबानी जी ने पहले क्या किया था, जियो लॉन्च करने से पहले उन्होंने फ्री प्रोवाइड कर दिया भाई। डंपिंग, ये डंपिंग का प्रैक्टिस था। पहले उन्होंने क्या किया, मार्केट को कब्जा करने के लिए क्या किया, फ्री प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सारे लोग डंपिंग करते हैं जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, पहले फ्री में अपना चीजें प्रोवाइड कर दीजिए, उसके बाद आप पैसे चार्ज करना शुरू कर दो। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? WTO का मेन फंक्शन क्या है?
ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है फ्री एंड फेयर ट्रेड, बस। व्हाट इज अ ट्रेड सरप्लस, ये सब जो टर्म्स हैं, देखिए डायरेक्ट टर्म्स आएंगे एग्जाम में। ट्रेड सरप्लस क्या है बताइए साफ ऐसा। तो व्हेन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एक्सीड इंपोर्ट्स, जब कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है इंपोर्ट से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। इसके पहले जो हम लोगों ने पहले के पहले जो 113 नंबर क्वेश्चन, ये 112 करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें क्या है, इंपोर्ट बढ़ जाता है एक्सपोर्ट से तो उसको कैड बोलते हैं, और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाता है इंपोर्ट से तो उसको हम लोग ट्रेड सरप्लस बोलते हैं, याद रखिएगा। गिनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है बताइए, इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये। अब हम लोग आ गए इकोनॉमिक इंडिकेटर के सेक्शन में। गिनी कोफिशिएंट क्या बोलता है, इनकम की इनइक्वालिटी, ठीक है, आय असमानता बताता है ये। विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडिया में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑप्शन सी, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों यूज करते हैं। फुल फॉर्म लिख लीजिए। सीपीआई मेजर करता है रिटेल इन्फ्लेशन, लिखिए इसको, सीपीआई मेजर करता है रिटेल इन्फ्लेशन और डब्ल्यूपीआई मेजर करता है इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल, ठीक है। एक रिटेल इन्फ्लेशन और एक होलसेल लेवल पे। ऑलराइट, चलिए। फिलिप्स कर्व, दो कर्व, ये दूसरा कर्व है, यील्ड कर्व और फिलिप्स कर्व। दोनों कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं। फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है, ठीक है, फिलिप्स कर्व दिखाता है रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिलिप्स कर्व ये दिखाता है कि हायर इन्फ्लेशन लीड्स टू लोअर एम्प्लॉयमेंट, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा। जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना ज्यादा कम अनएम्प्लॉयमेंट होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या है, करवाया था मैंने, इसको बताइए। ऑप्शन बी, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये होता है स्टैगफ्लेशन। फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है, रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसका मैंने क्या बताया आपको, हायर इन्फ्लेशन लीड्स टू लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, और स्टैगफ्लेशन क्या दिखाता है, हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। व्हाट डज ह्यूमन डेवलपमेंट, एचडीआई का फुल फॉर्म लिख लीजिए यहां से। एचडीआई क्या दिखाता है बताइए। एचडीआई दिखाता है सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। एचडीआई मेजर करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम टू ह्यूमन डेवलपमेंट, टू असेस ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम टू असेस ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिजिकल डेफिसिट क्या है बताया था कल आपको, इसका जवाब दीजिए। फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी का मेन पर्पस क्या है, बहुत अच्छा आंसर है ये क्वेश्चन है, मतलब जीएसटी का मेन पर्पस क्या है, सब जीएसटी करते हैं आजकल, जीएसटी का मेन पर्पस क्या है, रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर, बिल्कुल। रिड्यूस मल्टीपल टैक्सेस, सही जवाब। इंश्योर यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल। ऑल ऑफ द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जीएसटी का मेन पर्पस यही है। मल्टीपल जीएसटी क्या किया जीएसटी ने आके, मल्टीपल टैक्सेस थे उसको आके एक सिंगल टैक्स में कर दिया। पहले वैल्यू एडेड टैक्स लगते थे, बहुत सारी चीजें लगती थी, अब आ गया जीएसटी। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, व्हाट इज डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, टोटल डेब्ट ऑफ अ कंट्री एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स जीडीपी। मान लीजिए 100% में से 10% में कर्जे में है इंडिया, तो अपना डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या हो जाएगा, 10%, ठीक है। ऑप्शन ए। प्राइमरी फंक्शन ऑफ नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का प्राइमरी फंक्शन, प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऑप्शन बी। अब ये क्या है, देखो नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2015 में, ठीक है। इसने रिप्लेस किया था किसको, प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। क्यों रिप्लेस किया था, फोकस करने के लिए पॉलिसी प्लानिंग और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। ऑलराइट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, बढ़िया है ये सवाल, आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन बी। आयुष्मान भारत योजना प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कल भी मैंने चर्चा की थी। मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड दैन नीडेड, अगर मुझे वीडियो बनाने के लिए एक आदमी की ही जरूरत थी और मैंने हायर कर लिया 10 लोगों को, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहाँ देखा जाता है,
जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को यूज़ करते हैं, कंपनी फैक्ट्रीज में, मजदूर, लेबर्स, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी? कल भी बता था। सर्विसेज, आईटी इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है। 50% जीडीपी का सेक्टर देता है ये। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, टूरिज्म, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पॉवर्टी लाइन क्या है? व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन किसे बोलते हैं हम लोग? देखो, मिनिमम इनकम नीडेड टू मीट बेसिक नीड्स। मिनिमम, ये इसका डेफिनेशन है पॉवर्टी लाइन। लोग बोलते हैं ना बीपीएल है, बीएलओ पॉवर्टी लाइन, पर पॉवर्टी लाइन होता क्या है? मिनिमम इनकम नीडेड टू मीट बेसिक नीड्स, ठीक है। पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन किया जाता है इनकम रिक्वायर्ड फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब ये मत बोलना मस्टैंग लेना था, पैसा नहीं है यार, पॉवर्टी लाइन के नीचे हूँ। व्हाट डज इन्फ्लेशन टारगेटिंग? हाईलाइट कर लीजिए, कीवर्ड है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। क्या होता है? एक विद इन सेट रेंज में अगर इन्फ्लेशन को रखा जाए तो हम लोग बोलते हैं उसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ऑप्शन ए, ठीक है। इंडिया फॉलो करता है इन्फ्लेशन टारगेट को 2 से लेके 6% तक, 4% ±2, 2 से 6% के रेंज में इंडिया का वो होना चाहिए। कौन मॉनिटर करता है इसको? आरबीआई, ठीक है। 2 से 6% टारगेट रेंज याद रखिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? LFPR फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका। देखिए, ये मेजर करता है परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पीपल एक्टिव इन द लेबर मार्केट, ठीक है। LFPR ये दिखाता है कि हाउ मेनी पीपल ऑफ वर्किंग एज आर एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या काम के लिए देख रहे हैं? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई का प्राइमरी फंक्शन क्या है? क्या लगता है? बताइए, बता रखा है मैंने आपको। इट इज रेगुलेटिंग मॉनिटरी पॉलिसी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो, आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, लिक्विडिटी को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। कैसे कंट्रोल करता है? मॉनिटरी पॉलिसीज बना के, ठीक है। रेपो रेट बता दिया था आपको। रेपो रेट क्या है बताइए? रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को जितने इंटरेस्ट पे देता है। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स इंडियाज मनी मार्केट? मनी मार्केट बताइए, ऑप्शन बी आरबीआई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कल बहुत सारे बच्चे ने बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज नॉट द राइट आंसर। आरबीआई मैनेज करता है मनी मार्केट बाय रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी, ठीक है। एसएलआर भी ये बढ़िया टर्म है। एसएलआर क्या होता है अभी आपको बताया? इट्स स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इट इज द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। NDTL बोलते हैं इसको, NDTL लिखिए। NDTL इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, LIABILITIES। देखो, इसका मतलब ये है कि SLR इज द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट्स लाइक कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। बैंक के पास कैश होना चाहिए, सोना होना चाहिए, अप्रूव्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये होता है SLR। लिक्विडिटी रेशियो होनी चाहिए। पता पड़ा? आप मान के चलो कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा है और इंडिया के सारे आदमी पहुंच गए SBI कि भैया आज हमको सारा पैसा देना है, तो ये कैसे होगा? इसलिए एक परसेंटेज फिक्स है कि वहां पे आपको पैसे देने ही देने, इतने रुपए आपके बैंक में होने चाहिए। भाई, इतना भी फोकस होकर नहीं पढ़ना था कि लाइक भी ना कर रहे हो, लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF? एक आदमी ने इस पे मुझे गरियाया है कि आपके तो हर सवाल पे मुझे डाउट होता है। मजाक किया था मैंने यार, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स मैंने बोला था, मजाक में बोला था। वो मिशन इम्पॉसिबल मूवी नहीं देखे हो क्या? IMF इज, क्या होता है IMF बताइए? इट्स इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इंडियन नहीं, इंटरनेशनल, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका जवाब है IMF का। ऑलराइट, चलिए। IMF करता क्या है? IMF प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। मान लीजिए पाकिस्तान की GDP एकदम पाताल में है, तो उसको IMF सपोर्ट करेगा, अगर सपोर्ट करने लायक होगा तब। व्हाट डज GDP डिफ्लेटर मेजर? GDP डिफ्लेटर क्या मेजर करता है? इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन GDP। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आएगा। देखो, GDP डिफ्लेटर लिखते ही लोग कर देते हैं डिफ्लेशन पे क्लिक, पर डिफ्लेशन नहीं, ये करता है इन्फ्लेशन को मेजर करता है बेस्ड ऑन GDP, ठीक है, याद रखिएगा।
जीडीपी डिफ्लेटर मेजर करता है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन अ कंट्रीज टोटल आउटपुट। जो कंट्री की टोटल आउटपुट है उसके इफेक्ट को, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को वो करता है मेजर। अच्छा, किसी कंट्री, कोई बैंक मान लीजिए हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, बताइए। देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा। अगर मान लीजिए मैंने अपने कोर्सेज को 10,000 रुपये कॉस्टिंग उसकी कर दी, तो क्या होगा, लोग कम लेंगे, नहीं भी लेंगे। वही सेम चीज़ होगा, डिक्रीज इन बोरोविंग, ठीक है। लोग लोन लेने से कतराएंगे, यार इंटरेस्ट देते देते जिंदगी बीत जाएगा, ठीक है। हायर इंटरेस्ट रेट डिस्करेज बोरोविंग एंड रिड्यूस इन्फ्लेशन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन क्या है? मंदी क्या होती है? रिसेशन अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग जीडीपी फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ऑप्शन बी। देखिए, रिसेशन लीड्स टू लोअर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम। कम उत्पाद, कम नई चीजें बनती हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है, इनकम भी कम हो जाती है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? बता दिया आपको। लिक्विडिटी ट्रैप, अच्छा सवाल है ये। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? देखिए, जब मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप में लोअरिंग इंटरेस्ट रेट डज नॉट स्टिमुलेट बोरोविंग एंड इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा इस चीज को। इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप ऐसा एक समय आता है जब आप इंटरेस्ट 0.2% भी कर दोगे, फिर भी लोग लोन नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिलिप्स कर्व आपको बता दिया। बताइए फिलिप्स कर्व क्या होता है? ऑप्शन ए, बी या सी या डी? बताइए, अभी जस्ट पढ़ा है, पता होना चाहिए। बताऊंगा नहीं इसका जवाब। हिस्टेरेसिस क्या होता है इकोनॉमिक टर्म में? हिस्टेरेसिस पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन का सवाल है। हिस्टेरेसिस बताइए बच्चों। देखिए, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कॉजिंग परमानेंट इकोनॉमिक डैमेज, ठीक है। बहुत लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट रहा, पर उससे इकोनॉमिक डैमेज परमानेंट हो गई। हिस्टेरेसिस ऑकर्स व्हेन प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस वर्कर का स्किल, मेकिंग इकोनॉमिक रिकवरी डिफिकल्ट। आप बहुत समय तक किसी आदमी को बिठा दोगे घर पे, तो फिर आदमी का स्किल चला जाता है, एक स्किल सेट का काम होता है ये, ठीक है। ट्विन डेफिसिट क्या होता है इकोनॉमी में? ट्विन डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट बताइए। A situation where both fiscal and trade deficit exist. High government borrowing and excessive imports over exports leading to economic instability. Option A will be the right answer. देखो, जो मैं बोलता हूँ बीच में ना, उस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ कि ट्विन डेफिसिट मीन्स हाई गवर्नमेंट बोरोविंग एंड एक्सेसिव इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स लीडिंग टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। स्टेबल मतलब ठीक ठाक चल रहा है, इनस्टेबल मतलब अनस्टेबल हो गया, ठीक है। चलिए, व्हाट डज फिजिकल ड्रैग मीन? फिजिकल ड्रैग क्या होता है? फिजिकल ड्रैग, देखिए, व्हेन इन्फ्लेशन पुशेस टैक्स पेयर्स इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट्स, ठीक है। फिजिकल ड्रैग क्या करता है? रिड्यूस कर देता है डिस्पोजेबल इनकम को, स्लोइंग डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कल्डोर्स ग्रोथ मॉडल, व्हाट इज द कल्डोर्स ग्रोथ मॉडल यूज्ड फॉर? देखो, एक्सप्लेनिंग हाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। कल्डोर का जो मॉडल था वो सजेस्ट करता है दैट हायर इनकम इनइक्वालिटी कैन स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। हायर इनकम इनइक्वालिटी कैन स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बाज़ेल III अकॉर्ड क्या है? बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस का सवाल है ये। देखो, ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है टू स्ट्रेंथन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पूंजी आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम। बेसल III इंप्रूव करता है बैंकिंग के स्टेबिलिटी को बाय इंश्योरिंग दैट बैंक्स मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल। बेसल III ये बोलता है कि बैंकों के पास एक कैपिटल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज हॉट मनी इन इकोनॉमी? हॉट मनी देखो क्या होता है कि हाईली स्पेक्युलेटिव, मतलब कैसे इसको समझाऊं। हॉट मनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल दैट मूव्स रैपिडली बिटवीन कंट्रीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल दैट मूव्स रैपिडली बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। हॉट मनी इज हाईली स्पेक्युलेटिव एंड कैन कॉज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। व्हाट डज टर्म्स ऑफ ट्रेड TOT मीन इन इकोनॉमिक्स? टर्म्स ऑफ ट्रेड, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इंपोर्ट प्राइसेस। ऑप्शन ए, ठीक है।
फेवरेबल टीओटी का मतलब ये है कि अ कंट्री अर्न्स मोर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स देन इन स्पेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, इम्पोर्ट पे कम खर्च रहा है और एक्सपोर्ट से ज़्यादा कमा रहा है, बस यही है इसका मतलब। स्वैपिंग का मतलब क्या है इंटरनेशनल फाइनेंसेस में? एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर टू रिड्यूस रिस्क। अब देखो, स्वैपिंग इज यूज टू हेज अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन। जब ज़्यादा करेंसी फ्लक्चुएशन होती है तो फिर हम लोग स्वैपिंग यूज़ करते हैं। व्हाट डज लाफर कर्व मीन? तीसरा कर्व आ गया, लाफर कर्व। लाफर कर्व का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। देखो, लाफर कर्व शो ये दिखाता है कि दैट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट हायर टैक्सेस रिड्यूस टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ज़्यादा टैक्स रिड्यूस कर देता है टोटल रेवेन्यू को। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, 3 कर्व जो मैंने पढ़ा है वो जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन शिफ्ट द डिमांड कर्व? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग वर्ग को स्थानांतरित कर सकता है? अगर मैं इसकी बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, डिमांड कर्व के बारे में मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, डिमांड कर्व को शिफ्ट करने के लिए 3 चीजें यूज होती हैं। सबसे पहला इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, उपभोक्ताओं की जो आय है, इनकम है वो। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, प्राइस ऑफ द गुड, तो इससे डिमांड कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिमांड कर्व पे बेसिकली आप ये बात समझिए कि 3 चीज़ों से 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए, सी और डी, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका डिमांड कर्व। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, डिमांड कर्व के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आप ये बात समझिए। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो देखिए, प्राइस जो भी चेंज होता है वो लेट्स टू मूवमेंट अलोंग द कर्व। ठीक है, वाइल इनकम, प्रेफरेंसेस एंड सब्स्टिट्यूट्स शिफ्ट द कर्व। देखो, प्राइस चेंज जो भी होगा, ऑप्शन बी जो है ना, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस चेंज जब भी होता है तो वो मूवमेंट, कर्व का मूवमेंट चेंज होता है उससे। ठीक है, पर मूवमेंट चेंज होने का मतलब कर्व ऊपर नीचे जा रहा है। पर इनकम, प्रेफरेंस और सब्स्टिट्यूट की बात करूं तो कर्व शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है? अपने पोजीशन से चेंज होना, कर्व का पाथ चेंज हो जाता है। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली मार्केट? मोनोपोली होता क्या है? आजकल लोग ये टर्म यूज करते हैं, मोनोपोली। देखिए, मोनोपोली में क्या होता है कि एक फर्म या एक आदमी पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसे मोनोपोली बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनोपोली मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं मोनोपोली मार्केट की? एकाधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए, सिंगल सेलर। क्या ये होता है मोनोपोली? बिल्कुल, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन बी, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कोई निकट विकल्प नहीं, बिल्कुल। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं कि फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स, तो ये ऑप्शन आपका इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन डी, प्राइस मेकिंग पावर। तो ऑप्शन ए, बी और डी मोनोपोली मार्केट की विशेषताएं हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए, बी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए, मोनोपोली एक ऐसा टर्म है जिसमें एक फर्म कंट्रोल करती है सप्लाई को, जिसका कोई कंपटीशन भी नहीं, और वही फर्म प्राइसेस भी तय करेगी कि कितने रुपए में क्या मार्केट अप डाउन, सारी चीजें। ठीक है, मोनोपोली का मतलब ही क्या? मोनो मतलब सिंगल। विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एयरलाइन चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम सीट। बिल्कुल, एक ही सीट के लिए अलग अलग हवाई किराया हम लोग को देना पड़ता है, ये सत्य बात है। ठीक है, मूवी थिएटर डिस्काउंट्स फॉर स्टूडेंट्स, ये भी सही बात है। फिक्स पेट्रोल प्राइस नहीं, फिक्स नहीं होता है। फार्माक्यूटिकल कंपनीज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल, ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यही होता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? ठीक है, अभी तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब ऑकर होता है ना, व्हेन अ फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। जब कोई एक कंपनी मान लीजिए या कोई भी एक फर्म मान लीजिए, वो अलग अलग प्राइस चार्ज करती है सेम प्रोडक्ट के लिए और अलग अलग मार्केट में। ये बात आप समझिए। 154 की अगर मैं बात करूं, विच मार्केट स्ट्रक्चर्स आर फर्म्स दैट आर प्राइस टेकर्स? प्राइस टेकर्स फर्म्स का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, किन बाजार संरचनाओं में फर्म मूल्य स्वीकारक होती है? देखिए, ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में मेनी फर्म्स सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, सो दे मस्ट एक्सेप्ट मार्केट प्राइसेस।
ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचते हैं ये मार्केट में. व्हाट कैन कॉज एन इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस इन अ मार्केट? इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट. देखिए ऑप्शन ए, बी और डी. इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई और गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल. हायर डिमांड और लोअर सप्लाई जो होती हैं, ये दो फैक्टर्स होते हैं. किसी भी अगर मार्केट में किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना है तो या तो आप उसका डिमांड हाई करवा दीजिए या तो सप्लाई कम करवा दीजिए. ठीक है, मार्केट में मान लीजिए कोविड आ रहा है, एक एग्जाम्पल है. कोविड आया, अगर मान लीजिए आप समझ जाइए कि बायोलॉजिकल वेपन के फैक्टर से अगर मैं देखूँ इसे, तो मार्केट में आपने कोविड वायरस लॉन्च कर दिया तो आपने डिमांड बढ़ा दी ना. ठीक है, मैंने मान लीजिए कोई मैगजीन लॉन्च की है. ठीक है, तो मुझे पता है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, करंट अफेयर्स लोगों को नहीं आता है. ठीक है, या उन्हें परफेक्ट सोर्स नहीं है करंट अफेयर्स का, तो मैंने डिमांड है मार्केट में तो मैंने करंट अफेयर्स लॉन्च कर दिया. तो वही सेम चीज़ है, हायर डिमांड और लोअर सप्लाई रेजेस प्राइसेस. ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन ऑल्सो इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइसेस. तो ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर. विच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स आर ऑफ जीडीपी? जीडीपी के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी. कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स. ऑप्शन ए, बी, सी याद रखिएगा इस चीज़ को. जीडीपी, वेलफेयर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी. याद रखिए, जो ऑप्शन डी है वेलफेयर पेमेंट्स, ये जीडीपी का पार्ट नहीं होता, ये ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट होता है. ठीक है, तो इसके अगर आंसर्स की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए, बी एंड सी. व्हाट कॉजेस डिमांड पुल इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या कॉज करता है? इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड, बिल्कुल. हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिल्कुल. इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब नहीं. हायर वेजेस, ऑफ कोर्स. ऑप्शन ए, बी एंड डी. ऑप्शन ए, बी और डी. डिमांड पुल इन्फ्लेशन है क्या? ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन. व्हेन डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस, अगर किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है मार्केट में तो बिजनेस करने वाले फर्म्स जो होते हैं वो उसका प्राइस बढ़ा देते हैं. ठीक है, वो कॉज करता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक है, डिमांड के वजह से प्राइस बढ़ना. बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ का डिमांड हो रहा है, प्रॉफिट कमाने वाले क्या करेंगे? उसका प्राइस बढ़ा देंगे. विच ऑफ दीज आर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक का प्राइमरी फंक्शन पूछा है. देखिए, प्रिंटिंग मनी, बिल्कुल. रेगुलेटिंग बैंक्स, हाँ बिल्कुल करता है. सेटिंग इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल करता है. रनिंग कॉमर्शियल बिजनेस, नहीं करता है. तो ऑप्शन ए, बी एंड सी. सेंट्रल बैंक के ये 3 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं. ठीक है, देखिए, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, बैंकिंग को रेगुलेट करता है एंड इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, विच ऑफ दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस क्या है स्वीराज? देखिए, इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस अनलाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी. डायरेक्ट टैक्स आपको पता है क्या होता है कि आप इनकम टैक्स आप भरते हो, वो डायरेक्ट टैक्स है. जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ये सब क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है. टैक्स, आपको सैलरी पे भी टैक्स देना पड़ता है, आपको अपने इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है और आपको जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है. तो आपको 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है बेसिकली ऐसा. तो ऑप्शन ए, सी और डी डायरेक्ट टैक्सेस हैं. जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा इस चीज़ को. कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स? ये बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है. मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स क्या क्या है? देखिए, CRR, MOS और रेपो रेट, ये मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स हैं. सेकंड क्लास में भी मैंने ये आपको पढ़ाया था. कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन और रेपो रेट, ये तीनों टर्म्स भी आपको समझाया था ये क्या होता है. देखिए, मॉनिटरी पॉलिसी का बेसिक कंट्रोल क्या है? वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को. ठीक है, इनकम टैक्स जो होता है ना, ऑप्शन सी, वो फिजिकल पॉलिसी टूल है, मॉनिटरी पॉलिसी टूल नहीं. ठीक है, FISCAL, फिजिकल पॉलिसी टूल. Option A, B and D will be the right answer. Which of the following are qualitative credit control measures used by the RBI? ठीक है, qualitative credit control measures used by the RBI क्या है बताइए? देखो, क्वालिटेटिव मेजर कंट्रोल जो होता है ना, वो स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए होता है. कंट्रोल करता है क्रेडिट फ्लो स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स में. ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल जो होता है वो होता है रेपो रेट, OMOS. ठीक है, तो क्वालिटी टूल्स जो होते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या होता है. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन ए पे डिपेंड करता है, ऑप्शन बी नहीं. मॉरल सुएजेशन, नैतिन अनुनय. ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे डिपेंड करता है. ये बात आप याद रखिएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड मॉरल सुएजेशन. ठीक है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा.
व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी की मेजर कंपोनेंट्स क्या है? देखिए, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? फिजिकल पॉलिसीज में इंक्लूड होते हैं टैक्सेशन, स्पेंडिंग, बोरोइंग और मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी सेपरेट। अब देखिए, फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या आते हैं? टैक्सेशन आता है, ऑप्शन बी आएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग आएगा, और ऑप्शन सी आएगा पब्लिक डेप्ट आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी इसका पार्ट नहीं होता, तो ऑप्शन ए, बी एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? ये बूस्ट करता है ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई दैट बट कैन कॉज इन्फ्लेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को ये बूस्ट करता है मनी सप्लाई ग्रो करके, पर इन्फ्लेशन का कॉज भी, इन्फ्लेशन का कारण भी बन सकता है। आप सभी को पता है इन्फ्लेशन क्या है, तो फोर्थ क्लास है ये। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी पर्पस ये है कि टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ और टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस? आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, अभी जस्ट पढ़ा है आपको। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट? हाई फिजिकल डेफिसिट का कंसिक्वेंस क्या है? देखिए, हाई फिजिकल डेफिसिट जब भी आता है तो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग एंड वीकर करेंसी। करेंसी आपकी वीक हो जाती है। हाई फिजिकल डेफिसिट कंट्री कौन सा है? आपका नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। ऑप्शन ए, बी एंड डी। हायर इन्फ्लेशन, इंक्रीज पब्लिक डेप्थ एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ऑप्शन ए, बी और डी इज द राइट आंसर। हाई फिजिकल डेफिसिट याद रखिएगा। व्हाट डज द टर्म M3 इन मनी सप्लाई रेफर टू? M3 इज, देखिए, M3 इंक्लूड्स करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स बट नॉट कॉल मनी। कॉल मनी दूसरी चीज होती है, ठीक है। तो M3 में करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ऑप्शन बी, ए, बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। कॉल मनी is a very different term. Which of the following are functions of a commercial bank? Commercial bank का function क्या है? देखिए, banks create credit and provide loans but do not regulate inflation. Inflation कौन regulate करता है? RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, लोन प्रोवाइड कर सकता है, पर इन्फ्लेशन को रेगुलेट नहीं कर सकता है। इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। accepting deposits, providing loans, creating credit but cannot regulate inflation। commercial bank की बात हो रही है। which of these are included in high powered money? high powered money में क्या include होता है? देखिए, high powered money की अगर जब भी बात होगी तो it includes currency and bank reserve, पर कॉल मनी इसमें भी इंक्लूड नहीं होता है। कॉल मनी का टर्म बार बार बताना, कॉल मनी क्या होता है, थोड़ा रिसर्च करिए कॉल मनी पे, मुझे बताइए व्हाट इज कॉल मनी, ठीक है। ऑप्शन ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। करेंसी इन सर्कुलेशन, रिजर्व्स ऑफ बैंक विद आरबीआई। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड के बेनिफिट क्या है? ऑप्शन ए, बी एंड डी। फ्री ट्रेड होता क्या है? इट लीड्स टू लोअर प्राइसेस, मोर कंपटीशन, बेटर रिसोर्सेज यूज। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। ए, बी एंड डी, ठीक है। फ्री ट्रेड लीड्स टू लोअर प्राइसेस, मोर कंपटीशन एंड बेटर रिसोर्सेज यूज। What does devaluation of currency means? Devaluation क्या होता है? Devaluation एक ऐसा टर्म है जो करेंसी की वैल्यू को लोअर कर देता है। क्यों? एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट किसी कंट्री में नहीं हो रहा है तो आप अपनी करेंसी लो कर दीजिए, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ना, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए, आप एक्सपोर्ट कैसे समझाऊं मैं आपको, आप इंडिया से कोई सामान बाहर भेज रहे हो, ठीक है, पर आपकी करेंसी ज़्यादा है, आप ज़्यादा रुपए में ले रहे हो, तो आप अपने करेंसी की वैल्यू कम कर दीजिए, आपके सामान सस्ते हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। बस यही सेम चीज़ है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रिडक्शन इन द करेंसी वैल्यू। विच इकोनॉमिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? कंपैरेटिव एडवांटेज कौन है? डेविड रिकार्डो, याद रखिएगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन इकोनॉमिक्स। कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिकार्डो, ठीक है, इन्होंने बनाया था कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी, लिखी थी, स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन बताया था, आप बताइए स्टैगफ्लेशन क्या है? देखिए, स्टैगफ्लेशन इज व्हेन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट राइजेस साइमल्टेनियसली। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, साथ साथ बढ़ रहे हैं, तब होता है स्टैगफ्लेशन। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी? डेवलप्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं?
हाई पर कैपिटा इनकम एंड एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जहाँ के लोगों का इनकम हाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लो लिटरेसी हो, पॉवर्टी लाइन अच्छी हो, आर साइंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। लो लिटरेसी और पॉवर्टी अगर है तो वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है। डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्रीज में हाई इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएस इज द डेवलप्ड कंट्री, इसलिए बोलते ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एंड सी। 184 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का फैक्टर कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, डिमांड इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड इज अ मार्केट फोर्स। ठीक है, डिमांड जो होता है वो मार्केट फोर्स होता है। व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI? देखिए HDI किस पे बेस्ड है? HDI मेजर करता है ह्यूमन वेलबींग थ्रू हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन A, B एंड C विल बी द राइट आंसर। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है बच्चों? डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड तब होता है ना व्हेन अ नेशन हैज अ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होता है कि जो लोग काम करने के लायक हैं, ठीक है, तो उससे जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा अपनी इकोनॉमी बूस्ट होगी। बेसिक यही होता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑप्शन बी, बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। SDG फोकस करता है बैलेंस अप्रोच टू इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रोग्रेस। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वाटर ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स की बात करूँ, ये पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ गवर्नमेंट पॉलिसीज का पार्ट है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है यार? मेरे हिसाब से पेंशन एंड सब्सिडीज आर मेड विदाउट रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज, इसका डेफिनेशन था। बट या ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पेमेंट्स मेड विदाउट गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न, बिना वस्तु या सेवा के बदले किए गए भुगतान। ठीक है, वो होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ऑप्शन ए, पेमेंट्स विदाउट गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या आता है? जैसे पेंशन, सब्सिडीज। आपकी नौकरी लग जाएगी, 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगा। क्यों मिल रहा है पेंशन? फ्री में मिल रहा है, वही होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हो, आपने सर्विस दी थी, उसके लिए आपको मिल रहा है पैसा, ये बात होती है। विच ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है बताइए? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। व्हाट डज प्राइवेटाइजेशन रेफर टू? अच्छा सवाल है, आ सकता है करंट का सवाल है। प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व होता है, देखिए क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। सेलिंग गवर्नमेंट एसेट्स टू प्राइवेट फर्म, गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री एंड एसेट्स, ठीक है, उन्हें प्राइवेट फर्म्स को बेच देते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। सेलिंग PSU, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, टू प्राइवेट एंटिटीज। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का मेन रोल क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, बनाना। आई मीन नीति आयोग क्या डिजाइन करता है? इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन करता है और गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, पर बैंक और टैक्सेस को रेगुलेट नहीं करता है नीति आयोग। आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज अ बजट डेफिसिट? बजट का टर्म है। बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट ऑकर्स व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट अर्न्स। ऑप्शन बी। ठीक है, जितना खर्च ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। आपने वो वाला रील देखा है? जितने मेहनत से कमाया उतने शौक से उड़ाया भी था हमने। बुलशिट रील। विच सेक्टर इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या है? ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान खेत नहीं देश है ना हमारा इंडिया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बैकबोन अगर है तो इंडियन इकोनॉमी का, वो है एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर इज वाइटल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड GDP कंट्रीब्यूशन। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा, चिंता मत करो, वहीं से वो व्लॉग बनाऊंगा। हेलो गाइस, गन्ने के खेत में जा रहा हूँ। व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट का लार्जेस्ट सोर्स क्या है रेवेन्यू का? बताइए। इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए जितना भी लार्ज, आपको लगता होगा कि आप टैक्स भरते हो, दुनिया नहीं। टैक्स के बाद टैक्स जो होता है वो GST हो गया, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सोर्स ऑफर करती हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जानते हो किसी भी स्टेट में कहाँ से आता है? अल्कोहल से। इंडिया में बेवड़े इतने भरे हुए ना, पैसा हो चाहे नहीं हो। मजदूर क्या करता है? मजदूर लेबर वर्क जो होते हैं क्या करते हैं? वो दिन में दिहाड़ी 300 रुपये कमाएंगे, 100 रुपये का पौवा मारेंगे, 100 रुपये बीवी को देंगे, 100 रुपये खाना लाएंगे। ये होता है उनका सीन।
ठीक है, तो अल्कोहल से महाराष्ट्र का अल्कोहल कंजम्पशन रेट सबसे ज़्यादा है, पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बैंगलोर में आता है। क्यों? कर्नाटका में टैक्सेस हैं ज़्यादा। व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई? 195 पे आइए। आरबीआई का की फंक्शन क्या है यार? हाँ, इशूइंग करेंसी है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन है, और ऑप्शन डी मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। देखिए आरबीआई क्या क्या कंट्रोल करता है? करेंसी, इन्फ्लेशन, फॉरेक्स रिजर्व्स, पर डज नॉट सेट ऑल बैंक इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, बैंक ऑटोनॉमी होता है, ऑटोनॉमस होता है बैंक से, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आरबीआई उनका बैंक रेट नहीं सेट करता है, एक मिनिमल रेट बताता है, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर नहीं, और फिर बैंक्स उस हिसाब से काम करते हैं। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI? फुल फॉर्म लिख लीजिए यहाँ का। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया ऑफ कोर्स क्या था मेक इन इंडिया का? ऑप्शन ए, बी, सी आर द राइट आंसर। बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स। ठीक है, यही मेक इन इंडिया था। ये 3 मेजर फैक्टर्स थे इसमें। आत्मनिर्भर भारत का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंस, याद रखिएगा। ये सब बड़े बड़े टर्म्स नहीं है, कुछ पता नहीं है बस इसलिए घबरा जाते हो हिंदी वालों। घबराना नहीं है, नई चीज़ें सीखनी है। देखिए अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए, बी एंड डी, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड बूस्टिंग स्मॉल बिजनेसेस। आत्मनिर्भर भारत फोकस करता है सेल्फ रिलायंस पे, रिलायंस, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब रिलायंस जियो मत चले जाना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रोथ पे, और MSMEs को सपोर्ट करता है। MSMEs का फुल फॉर्म बताओ, बताया था आप लोगों को। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स भी है IMF का फुल फॉर्म। तो 199 का अगर हम लोग बात करें, रोल क्या है IMF का? देखो IMF प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंश्योर्स एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बट डज नॉट कंट्रोल ऑयल प्राइसेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी? मेन फीचर क्या है डिजिटल इकोनॉमी का? देखिए यूज ऑफ ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑफ कोर्स कैशलेस पेमेंट्स, जी बिल्कुल, ई कॉमर्स ग्रोथ, ऑप्शन ए, बी एंड डी, ऑप्शन ए, बी एंड डी, यही है डिजिटल इकोनॉमी। फिजिकल करेंसी पे डिपेंड कहाँ होता है डिजिटल इंडिया। ठीक है, चलिए तो 201 की अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर अजम्पशंस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट? देखिए क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट अज्यूम्स फ्री मार्केट्स, फ्लेक्सिबल वेजेस, बट इट डज नॉट सपोर्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन सपोर्ट नहीं करता है, पर फ्री मार्केट और फ्लेक्सिबल वेजेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी और सी, सेल्स लॉज का नियम भी है, ये फॉलो अप करता है। सेल्स लॉ, ऑप्शन बी जो सेल्स लॉज है उसे भी फॉलो करता है, पर ऑप्शन डी को फॉलो अप नहीं करता है। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, ऑप्शन ए, बी एंड सी। द लिक्विडिटी ट्रैप ऑकर कब करता है बताइए? देखिए मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी ट्रैप हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर नियर जीरो मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव। जब इंटरेस्ट का दर जो होता है वो जीरो हो, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, पूरा जीरो कभी नहीं हो सकता है, जब नियरली जीरो हो तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाता है, तो उसे हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, जिफिन पैराडॉक्स, व्हाट इज जिफिन पैराडॉक्स? देखिए जिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, ठीक है, where a price increase leads to more demand due to income effect। जिफिन गुड्स जो होता है वो इंफीरियर, लो क्वालिटी के सामान होते हैं, जहां पर प्राइस इंक्रीज जब करते हैं तो वो लीड करता है डिमांड पे, मोर डिमांड, हायर डिमांड। प्राइस इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू हायर डिमांड। आपको ये बात पता है क्यों होता है ऐसा? इनकम इफेक्ट से। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। What does Ricardian equivalence suggest about government borrowing? Ricardian equivalence क्या suggest करता है बताइए? Ricardian equivalence क्या होता है ये? सबसे पहले ये जानिए कि होता क्या है। देखिए Ricardian जो टर्म है, it suggests government borrowing does not affect demand as people expect future tax increase। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए गवर्नमेंट बोरोविंग, अगर गवर्नमेंट से लेन देन, बोरोविंग मतलब क्या होता है? लेना, ठीक है, तो that does not affect the demand as people expect future tax increases।
ठीक है। तो ऑप्शन ए रिकार्डियन इक्विवेलेंस का इफेक्ट डिमांड पे नहीं होता है, और ऑप्शन सी कंज्यूमर हाई टैक्स एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। व्हाट इज द लाफर कर्व? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाफर कर्व। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिजिकल पॉलिसी के क्वेश्चन है, पर लाफर कर्व जैसी ग्राफ और कर्व की बात हो जाए आप वहां ध्यान दिया करिए। देखिए लाफर कर्व दिखाता है टैक्स रेवेन्यू फर्स्ट कैसे बढ़ता है, फिर टैक्स रेट कैसे घटते हैं। ठीक है, जब टैक्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जब व्हेन टैक्स रेट्स आर वेरी हाई, तो लाफर कर्व ये दिखाता है कि हाउ टैक्स रेवेन्यू फर्स्ट राइजेस देन फॉल्स। ठीक है, टैक्स रेट जब बढ़ेगा तो आप ये बात ऑटोमेटिक आप समझो कि टैक्स रेवेन्यू पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा। ठीक है, किसके डिपेंड करता है टैक्स रेवेन्यू? टैक्स रेट पे। ऑलराइट, तो ये किसके बीच का रिलेशनशिप है? ऑप्शन ए, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू। ऑलराइट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ऑलराइट, नो मोर क्लासेस are. So this is our end, this is the end. ठीक है, तो हम लोगों ने अराउंड 200 क्वेश्चंस टैकल किए हैं। 50 टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं इकोनॉमिक्स में, और मुझे नहीं लगता कि 50 टॉपिक्स से ज़्यादा कहीं से पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि आपको वो जो टेक्निकल टर्म्स है वो टर्म आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, मैं अकेले काम कर रहा हूँ, मैं आपको इसी तरीके से समझा पाऊंगा। गहराई में अगर मैं समझाने जाऊंगा तो 6 महीने आपको इकोनॉमिक्स पे ही देने होंगे। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको समझ में नहीं आई, चैट जीपीटी कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, मेटा कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए रहते हैं, देखते पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपको करना है। आपको खुद भी थोड़ा रिसर्च करना होगा अपने लिए, आपको मार्क्स लाने हैं। मैं आपको एक गाइड दे रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर टुडे। वी आर डन विद द इकोनॉमिक्स बॉयज, डोंट वरी, इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना आश्वासन मैं आपको दे सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।